Hello students, welcome again. Today we discuss our new model that is Bohr's model of atom. पिछले वीडियो में हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दोनों डील किए थे। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को करके हमने ये जाना था कि जो एटम का मॉडल है उसके सेंटर में कोई कॉन्सेंट्रिक मास प्रेजेंट है जिसके कारण जो रेज डिफ्लेक्ट हो रही हैं वो वहाँ पर अलग अलग एंगल से हैं, कुछ रीट्रेट बैक भी आती हैं। चलिए उन सब बातों को अब एक साइड करके हम नए मॉडल को डिस्कस करते हैं, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। एटम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला मॉडल किसने दिया था? सबसे पहला मॉडल दिया था जे थॉम्सन ने। ठीक है, जे थॉम्सन ने कहा था कि हमारा जो एटम है वो गोल है। देखो ये बातें हमने पिछले मॉडल्स में भी डिस्कवर की हैं या समझी हैं कि जो एटम है वो मॉडल में या फिर उसके स्ट्रक्चर में गोल यानी कि स्फेरिकल होता है, सर्कुलर होता है। तो थॉम्सन ने कहा था कि एटम को आप इस तरीके से एज्यूम कीजिए। जो पहला मॉडल दिया था वो किसने दिया था? जे थॉम्सन ने। तो आप जो मॉडल है एटम का उसको इस तरह से एज्यूम कीजिए कि आपने एक तरबूज लिया है। ठीक है, आपने एक तरबूज लिया है और इस तरबूज को आपने इस तरीके से सेंटर में से काटा है और इस तरबूज के जो बीज हैं वो आपको इस तरीके से नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से नजर आ रहे हैं और जो बाकी हिस्सा है जो हम रेड कलर का जो खाते हैं, कहा था कि मॉडल में कहा कि जो आप रेड कलर का जो हिस्सा है आप उसको क्या मान के चलेंगे? आप उसको कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मान के चलेंगे, यानी कि कोई मैसिव पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और जो आप इस प्रकार से ब्लैक शीट्स देखते हैं आप अपने वाटरमेलन में, उसने इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड। ये हम डिस्कवर कर चुके हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं उनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं उनका नाम प्रोटॉन रखा गया। ये है पहला मॉडल। आप इसको पुडिंग मॉडल कह सकते हो, आप इसको हिंदी में खीर के रूप में, जैसे किशमिश डाल दी हो हमने सफ़ेद खीर में, तो ऐसा मॉडल कह सकते हो। इसी मॉडल की कंटिन्यूटी में जो मॉडर्न मॉडल यानी कि आज के समय का जो मॉडल हम पढ़ते हैं वो है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। दिया किसने था? नील्स बोहर ने 1913 में। इस मॉडल की क्या खासियत है? देखिए इस मॉडल की कुछ खास बातें हैं, हम समझने वाले हैं। अभी पिछले एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने क्या समझा? हमने यही समझा ना कि किनारे पर भाई जैसे कोई एटम कंसिडर किया गया है, जैसे मैं यहाँ पर छोटा सा एटम बना रही हूँ आपके लिए, कि जो किनारा है, जो सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई भी पार्टिकल जो है प्रेजेंट है वो ऐसा है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। देखो ऐसा अभी तक डिस्कवर तो खैर हुआ नहीं था, लेकिन हम ऐसा मानकर चल रहे हैं। फिर कह रहा है कि सेंटर में कुछ हैवी है, कुछ हैवी मैसिव पार्ट यहाँ पर सेंटर में है, ऐसा हमने अब तक माना। ये स्कैटरिंग ने हमें बताया या फिर रदरफोर्ड ने हमें बताया, ये सब बातें। तो ये नील्स बोहर क्या कह रहा है हमें ये देखना है। देखो याद रखना, रदरफोर्ड मॉडल में एक कमी थी, एक ड्रॉबैक था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर घूमते हैं। ये उसका बहुत अच्छा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में बाहर घूमते हैं, लेकिन वो कोलैप्स नहीं हो जाते या क्या नहीं होते, वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे करते हैं या नहीं करते, ये उसके ड्रॉबैक में था। अब इसकी खूबी को नील्स बोहर किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है? पहला पॉइंट देखते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इन द सेंटर। सभी बातों का निचोड़ ये है कि एटम जो है वो सेंटर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल लिए हुए होता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कौन है ये हमने डिस्कवर किया, तो हमने उनको प्रोटॉन कहा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्ड अराउंड इन इट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल गोल घूमते हैं एक पर्टिकुलर रास्ते में, एक पर्टिकुलर पाथ पे। इस रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट इस मॉडल का कहता है कि एटम गोल है, जो कि पिछले मॉडल्स ने भी कह दिया। फिर कहता है कि सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जो कि थोड़ा सा हैवी है, और कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सर्कुलरली उसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर रास्ते पर घूमते हैं, उस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड रेडियाई। जैसे ये पहला ऑर्बिट है, तो यहां से अगर हम इसका डिस्टेंस नापें तो इसको हम रेडियाई या रेडियस कहेंगे। कह रहा है कि ऑर्बिट्स अलग अलग होंगे, दूर दूर भी होंगे, हर एक ऑर्बिट का रेडियाई फिक्स होगा। ऐसा नहीं है एक बार वो पास आ रहे हैं, एक बार वो दूर जा रहे हैं, एक बार वो पास आ रहे हैं, नहीं, उनका रेडियस बिल्कुल फिक्स होगा। एंड एनर्जी, और एनर्जी भी फिक्स होगी, यानी इसकी जो एनर्जी है वो इसी ऑर्बिट की रहेगी,
कम या ज्यादा नहीं होने वाली। इन ऑर्बिट्स को फिर हम एनर्जी के कारण क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल्स। देखो ऑर्बिट का ही दूसरा नाम है एनर्जी लेवल्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शेल्स। ऑर्बिट्स को ही हम शेल्स कहते हैं, ऑर्बिट्स को ही हम एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी लेवल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी पर्टिकुलर एनर्जी होती है। अच्छा, शेल्स हम ऑर्बिट का दूसरा नाम बोल सकते हैं। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स इज फिक्स्ड, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। अगर फिक्स है तो रुकी हुई है, रुकी हुई है तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी स्टेट्स। दीज ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स KLMN। KLMN से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बताऊंगी अभी ड्रॉ करके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एनर्जीज आर E1 E2, E1 K के लिए क्योंकि ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी, ये चौथी। तो पहली के लिए पहली एनर्जी, दूसरी के लिए दूसरी एनर्जी, तीसरी के लिए तीसरी, चौथी के लिए चौथी। ये एनर्जीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो कह रहे हैं कि हर एक ऑर्बिट का हम नाम रख सकते हैं एनर्जी लेवल, और हम उसको शेल भी कहते हैं। उनकी एनर्जीज फिक्स होती हैं, उनका रेडियस फिक्स होता है, और एनर्जी शेल टू शेल बढ़ती चली जाती है, और उनका रेडियाई भी बढ़ता चला जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब मैं यहां पर इसके आगे और लिखूंगी, ड्रॉ करूंगी, उसको भी देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। देखो बेटा, अभी अभी आपको मैंने बताया कि जैसे एटम का जो मॉडल है वो स्फीयर होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, बाहर। मैं दो चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, इन नाम को आप ध्यान रखिएगा। दिस इज द न्यूक्लियर पार्ट, ये न्यूक्लियर पार्ट है या सेंटर है एटम का, ठीक है। इस न्यूक्लियर पार्ट में क्या क्या होता है, इस न्यूक्लियर पार्ट में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इसके बाद होगी, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। दोनों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है, दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो न्यूक्लियॉन कहेंगे, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन, इसको न्यूक्लियॉन, और इस हिस्से को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यहाँ पर जो चीज है, जो सेंटर है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियर पार्ट है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, सेंटर पार्ट है ना। अच्छा, जो हिस्सा ये जो है जहां पर अभी मैंने निशान लगाया है, इस हिस्से को बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अच्छा, इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को भी सिस्टमैटिक अरेंज करने का तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उठाकर यहां पर पटक दिए, एक ही जगह बैठे। एक जगह तो वो बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, वो भगाते हैं एक दूसरे को। सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रहेगा, सारा नेगेटिव चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, नेल्स बोहर ने ही एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूले का नाम है 2n², इसको मैजिक फॉर्मूला कहते हैं। तो उसने इन इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन से आने से पहले हम समझें ये है क्या। बेटा, जैसे ये पहला गोला आपको दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट गोले को हम ऑर्बिट, इन सबको ऑर्बिट बोल रहे हैं, इसको भी ऑर्बिट बोल रही हूँ, इसको भी ऑर्बिट बोलूंगी, इसको भी ऑर्बिट, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे पहले गोले का नाम है K, दूसरे गोले का नाम है L, तीसरे का नाम है M, KLMN। क्योंकि इनके नाम रखे गए हैं, इनको हम एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल्स कहते हैं, तो हम इनको शेल बोलते हैं। शेल, शेल्स हो गई, कौन कौन सी हो गई, KLMN, ठीक है, समझ में आ रहा है भैया। इस न्यूक्लियस के अलावा जो चीज है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, जहां पर कौन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिट में देखा जाता है, तो इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स या फिर शेल्स। शेल्स तो इनके नाम होते हैं, पहली शेल का नाम K, दूसरी का नाम L, तीसरी का नाम M, फिर चौथी का N। इस तरीके से इनके नाम होते हैं, जितनी ज्यादा बनती चली जाएंगी इनके नाम रखे जाएंगे। अब क्या कह रहा है, देखिए यहां जो इलेक्ट्रॉन है KLMN में, जो इलेक्ट्रॉन है
जब तक वो कुछ नहीं कर रहे, ना तो किसी को एनर्जी दे रहे, ना किसी की एनर्जी ले रहे, तो उस वक्त इस पहली शेल की एनर्जी E1, दूसरी की E2, तीसरी की E3 एनर्जी है, दूर होते जा रहे हैं ना। देखो रेडियस, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2 और इसका रेडियस R3 है, ठीक है, ये रेडियस है। तो जैसे जैसे वो दूर होते जा रहे हैं एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब बेटा इस तरीके से एनर्जी, अगर यहां से कोई सपोज यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर जा रहा है ना बाहर से अंदर आ रहा है, तो कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, उस वक्त हम इसको बोलेंगे स्टेबल एटम, यानी कि ये स्थिर है, स्टेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन को ये ले रहा है, ना इसने कभी एनर्जी को लॉस किया, ना इसने एनर्जी का गेन किया। इलेक्ट्रॉन के हिलने से मतलब एनर्जी का गेन या लॉस होना। अच्छा, जब तक ये अपनी जगह पर है, जब तक ये अपनी जगह पर है, इसकी एनर्जी कम से कम है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी इन्वर्सली होती है स्टेबिलिटी की, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी पार्टिकल की एनर्जी कम है तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल है उस वक्त, लेकिन अगर उसकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई तो स्टेबिलिटी क्या होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू होगी। अब जैसे छोटा बच्चा है, मान लो वो सुस्त है, कोई भी छोटा बच्चा तुम्हारे पास खेलने आया हुआ है और वो बहुत सुस्त है, वो चुपचाप अपनी जगह पे बैठा, मान लो वो चेयर पे बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा, आराम से बैठा है, आप उसको बोल रहे हो यस तो वो यस बोल रहा है, नो बोल रहे हो तो नो, वो कुछ खाने को दे रहे हो तो खा रहा है, बैठा है चुपचाप आराम से, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं है, वो बिल्कुल सुस्त है, वो या बीमार लगा लीजिए या उसके अंदर एनर्जी कम लगा लीजिए। लेकिन एक दूसरा बच्चा और आ गया, बहुत ही एनर्जेटिक है, आप उसको क्या मजाल जो टिका कर बैठा सको, वो भागता घूमेगा, इधर भागा वो चीज तोड़ी, उधर भागा वो चीज तोड़ी, कुछ ना कुछ तोड़ता रहेगा, आप उसको कितना रोकोगे, 2 मिनट बैठाया फिर भागना शुरू, 2 मिनट बैठाया फिर भागना शुरू। तो इसका मतलब क्या है, जिसमें एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी यानी कि बैठने की ताकत तो कम होगी ना, और जिसके अंदर एनर्जी कम है, जो बेचारा कमजोर सा बेकार सा, मतलब बेकार सा कह रही हूँ, जो बिल्कुल आलसी सा बच्चा था, वो क्या है, स्टेबल है, वो चुपचाप बैठा है, आप उसको जो बोल रहे हो, जो दे रहे हो खाने को, खा रहा है। तो यही हाल हमारे एटम के साथ भी है, जब तक इसकी एनर्जी कम है ये स्थिर है, ये स्टेबल है, लेकिन जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन्स ने जंप लगाना शुरू कर दिया, उछल कूद करनी शुरू कर दी, एटम भी हिलना शुरू करेगा। एटम हिलना शुरू करेगा तो एटम छोटा बड़ा, कुछ ना कुछ तो चेंज लाएंगे इसके अंदर। जब इलेक्ट्रॉन अपनी सबसे कम से कम यानी कि मिनिमम लोवेस्ट एनर्जी पर होता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन अपनी लोवेस्ट एनर्जी पर होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। लेकिन सपोज इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए बाहर से मैंने इसको धक्का लगाया, किसी तरीके से किसी कारण से धक्का लगाया, ये अपनी एनर्जी छोड़कर अगली में चला गया, मतलब अपनी जगह से ये कूद कर अगले में चला गया। जब ये यहां था, जब तक मैंने इसको कोई एनर्जी नहीं लगाई थी, कौन सी स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बाहर से इसको एनर्जी अप्लाई कर दी, मैंने इसको बाहर से ताकत लगानी शुरू कर दी, मैंने इसको हिलाना शुरू कर दिया, ले भाई चल, मोटिवेट करना शुरू कर दिया, उठ यहां से, भाग यहां से, तो ये यहां से जंप करके अपने से ज्यादा एनर्जी वाले लेवल में चला जाएगा। भैया ये अगर पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल से उठकर कहां चला जाएगा, तीसरे एनर्जी लेवल पर चला जाएगा ना। और तीसरे एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो दूसरे से ज्यादा होती है। अब इस बात को ध्यान रखना, एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, घट गई। तो इस तरीके से इस स्थिति को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड का मतलब उत्साहित, ग्राउंड का मतलब निरुत्साहित, यानी कि कोई भी उसके अंदर ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है भाग के करूं। यहां पर ये ज्यादा एनर्जी के लेकर आया है, तो ये बहुत ही वर्चुअल है, बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है, एक्साइटेड है। तो इस इलेक्ट्रॉन की कौन सी स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट। और ये इस इलेक्ट्रॉन की कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। तो नेल्स बोहर कह रहा है कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करता है एनर्जी के हिसाब से, जंप करवाता है, खुद भी बदलता है,
इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के साथ साथ। तो ये नील्स बोहर के अकॉर्डिंग हुआ। अब नील्स बोहर की ये बातें बहुत हद तक फुलफिल होती हैं क्योंकि हम एटम्स के आयंस में कन्वर्ट करते हैं और आयंस जो कन्वर्ट होते हैं वो स्टेबल कब होते हैं, जब या तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं या वो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं तो वो उस वक्त एनर्जी का क्या कर रहे होते हैं, लॉस। ठीक है, जब वो वापस आते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, गेन। तो इस प्रकार से ये जो एनर्जीज लेवल हैं ये हमारे नील्स बोहर की देन है और हम इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि एक पहले वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, दूसरी एल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, एम में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए और इनको एक बार समझ लीजिए। चलिए, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनकी डिस्कवरीज अभी अभी हमने देखी हैं इस चैप्टर में, और इन डिस्कवरीज को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनके चार्ज और मास को हम कंपेयर करते हुए इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्टिकल हमने डिस्कवर करने के लिए देखा वो था इलेक्ट्रॉन। हमने कैथोड रेज के लिए इसको डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कंसिडर किया गया है। इसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो -1 यूनिट चार्ज है जिसकी वैल्यू है -1.602 10⁻⁻19 कुलाम। कुलाम जो है बेटा वो यूनिट होती है चार्ज की। इसका मास कितना है 9.11 × 10⁻31 kg। जो अगर हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाए, हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड एटम मानेंगे तो 1/1840 म्यू, यानी कि हाइड्रोजन से इतना हल्का है ये, इतना हल्का। अगर इसका रेशियो देखा जाए हाइड्रोजन से तो बहुत ही लाइट वेट होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का सिंबल E है, चार्ज -1 है, वेट लगभग नेग्लिजिबल, क्या बोला गया, बहुत ही कम। कहाँ पाया जाता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, सो दिस इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सेकेंड वन इज प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज एनोड रेज में की गई थी और इसको डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टेन ने। इस पर चार्ज +1 यूनिट आता है, +1.602 10⁻⁻19 कुलाम होता है। इसका मास 1.67 × 10⁻⁻27 kg है, जो इससे इलेक्ट्रॉन से हैवियर होता है। इसको सिंबल हम P से देते हैं। इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पार्ट यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मास जस्ट सिमिलर टू प्रोटॉन होता है। इसके सिंबल में हम इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं शो करते। ये भी कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। ये सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनकी डिस्कवरीज हमने अभी चेक की और इन डिस्कवरीज के बिहाफ पे हम इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि एटम में हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करें। एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इन सब के बेसिस पे हम इनकी जो है फाइंडिंग लोकेशंस देखेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से याद कीजिए, रिमेम्बराइज कीजिए, इनके पोस्टुलेट्स को लर्न कीजिए।